तो साहब मैं तो असलियत जानता हूं ना। और उस वक़्त ऐसा जब ये JKLF ने नरसंहार का दौर चलाया, ये किया, कत्लो गारत शुरू किया, रेप शुरू किए, जस्टिस गंजू को मार डाला, बड़े बड़े लोगों को वहाँ कम्युनिटी के मारा, घरों में घुस के बेचारों को भून दिया, और ये स्लोगन निकले कि सब कश्मीरी पंडित भाग जाएं, अपनी औरतें छोड़ जाएं। भाई इससे ज़्यादा आप घिनौना जो है क्या आप देख सकते हो? हुआ ही नहीं साहब, कुछ नहीं हुआ। पागल हैं ये लोग, इनके दिमाग खराब हैं। ये अपने आप वहाँ की ठंडी हवाएं छोड़ के अपने घर की, अपने जो इनका ट्रेडिशनल होम्स थे, इनको तो गर्मी में सड़ने की आदत है, और खिलवाड़ किया उनके साथ मारने के पहले। ये क्या है कलाशनिकोव, ये क्या है गोली, अब खाओ, और धड़ 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 करके वो 5-5, 6-6 साल के बच्चियों को मारा उन लोगों ने, 80 साल के बूढ़े। और वहाँ से साहब पलायन शुरू हो गया हिंदुओं का। पाकिस्तान से टेप्स आए थे मौलाना मसूद अजहर के, और वो टेप मैंने सुने हैं। अरे साहब रोंगटे आपके खड़े हो जाएं सुन के, ऐसी भद्दी भद्दी गालियाँ, ऐसा उकसाना। ये अब क्या क्या मैं बोलूँ, उसको तो दोहराना मुश्किल है। पेशाब पीने वाले फलां फलां, ये वाह वो, इनको ये करो वो करो, मतलब ऐसे हर फ्राइडे को ये JNU वाले, और ये जो नाटकीय ये जो तमाशबीन जो दे रगड़ा, भारत सरकार दे रगड़ा, इंडियन आर्मी दे रगड़ा। अरे रगड़, तुम्हें हथियार उठा के देखो, तुमको बताते हैं रगड़ा कौन देता है किसको। ये अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, मतलब कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मार डालेंगे जाके। तो मतलब आपका बाप का राज है। द कश्मीर फाइल को लेकर अब एक राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। इसी तरह ये फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन दर्शक लगातार सिनेमा घरों की तरफ दौड़ रहे हैं ये सच्चाई देखने के लिए। आखिरकार कश्मीर की असल सच्चाई है क्या? क्या फिल्म को केवल एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत इतना उसकी चर्चा की जा रही है, या असल में कुछ ऐसा हुआ था? दरअसल 90s के दौर में कश्मीर में हमारे गुरुग्राम में रहने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब वहाँ पर पोस्टेड थे, और उन्होंने अपनी आंखों से वहाँ की जो सच्चाई है वो देखी है। तो आज हमसे खास बातचीत करने के लिए मेजर साहब हमारे साथ हैं, GD बख्शी साहब। सर सबसे पहले स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में। थैंक यू। सर पहला सवाल यही है कि जितनी चर्चा इस फिल्म की हो रही है, आपने वहाँ सर्व किया है उसी दौरान, तो आपके जुबानी हम जानना चाहेंगे आखिरकार क्या सच है? देखिए, सच को अभी तक दबा के रखा गया था। ये बहुत भीषण सत्य है, क्योंकि 20th सेंचुरी में मैं नहीं समझता इतना बड़ा जेनोसाइड, इतना बड़ा एथनिक क्लेंजिंग का कोई दूसरा वारदात हमने देखा है। जो 5 से 6 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, 2-2.5 हज़ार मार डाले गए, औरतों की इज्जत लूटी गई, और एक कम्युनिटी के खिलाफ ऐसा नरसंहार, ऐसा एक खूंखार अभियान, ये तो इसकी इतिहास में मिसाल ढूंढनी दूसरी कम है। देखिए, इसी तरह की चीज़ युगोस्लाविया में हुई। स्लोबोदान मिलोसेविक वगैरह को वॉर क्रिमिनल्स की तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह में ट्राई किया गया, और सजाएं दी उनको, उम्र कैद वगैरह हुई, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे उस टाइम के। भारत में तो ये अजीब ही हमने नज़ारा देखा कि सरकार ने, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्होंने इसको कालीन के नीचे छुपाने की, कारपेट के नीचे दबाने की, पूरा पर्दा इस पे डाल देने की भरसक कोशिश करी। उनको जो है वो माइग्रेंट बोला गया कि रिफ्यूजी नहीं है साहब, ये तो माइग्रेंट है, अपनी मर्जी से आ गए हैं टहलने के लिए, सैर सपाटे के लिए। इनको वहाँ की जो ठंडी हवा छोड़ के गर्मी में सड़ने की बहुत इच्छा है, इसलिए ये जम्मू के कैंपों में पिछले 30 साल से रिफ्यूजी कैंप्स में रुल रहे हैं। और हमारी अपनी सरकार ये सेक्युलरिज्म के नाम पे कि ये तो माइग्रेंट है साहब, ये मर्जी से आए हैं, निकाला थोड़ी ना गया है इनको, ये तो मर्जी से आए। मैं ऐसा नीच, मतलब कि वो जो फॉरेन एजेंसीज थी, ह्यूमन राइट्स वगैरह, वो बोले साहब आपकी सरकार कह रही है ये तो रेफ्यूजीज है ही नहीं, ये तो माइग्रेंट है, इनको तो कुछ किया ही नहीं गया।
तो साहब ये कब तक चल सकता है ये बकवास? ये 30 साल चला है ऐसा एथनिक क्लेंजिंग, ऐसा जेनोसाइड का जो हमने हॉरिबल नमूना देखा है। 1990 में मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में GSO-1 ऑपरेशंस था और उस वक्त मैं कश्मीर से डील कर रहा था। तो साहब मैं तो असलियत जानता हूं ना। और उस वक्त ऐसा जब ये JKLF ने नरसंहार का दौर चलाया, ये किया, कत्लो गारत शुरू किया, रेप शुरू किए, जस्टिस गंजू को मार डाला, बड़े बड़े लोगों को वहाँ कम्युनिटी के मारा, घरों में घुस के बेचारों को भून दिया और ये स्लोगन निकले कि सब कश्मीरी पंडित भाग जाएं, अपनी औरतें छोड़ जाएं। भाई इससे ज़्यादा आप घिनौना जो है क्या आप देख सकते हो? उस वक्त की जो सरकार थी फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की, उसने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते और ना कुछ किया। पुलिस भी थरमरा गई थी उस वक्त। इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही थी वी हैव लॉस्ट कश्मीर, कि साहब हम कश्मीर हार चुके हैं। मैं आज लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि मैं चश्मदीन गवाह हूं और उस वक्त केवल एक इंसान हेल्ड फर्म भारतवर्ष में, और वो VP सिंह के दौर की ये बात है, और वो थे जनरल VK शर्मा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उन्होंने कहा किसने कहा कश्मीर इज लॉस्ट? मैं जो हूँ मैं वहाँ हूँ, मेरी फौज वहाँ है, तो कहा किसने कहा है कि कश्मीर इज लॉस्ट? किसने कहा है कश्मीर में हम हार गए हैं? मेरी फौज उधर है और फौज ने भी वहाँ पे फिर अच्छी तरह से जो है आड़े हाथ लिया इन लोगों को और 3-4 साल में स्थिति बिल्कुल इस दर्जे तक ठीक कर दी गई थी कि वो जो है वहाँ पे इलेक्शंस हुई, वहाँ पे एक सरकार को लाया गया बहुमत से और स्थिति को नॉर्मलाइज किया गया। देखिए मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर सरकार चाहती उस वक्त सरकार में ये जो धारणा फैल गई थी कि साहब हम तो कश्मीर हार गए हैं, हम बचा नहीं सकते पंडितों को, तो इसलिए अगर ये भाग जाएं तो अच्छा है। और जब बेचारों को भगा दिया गया वहाँ से तो फिर ये शुरू किया गया, अरे साहब अगर पता चला कि ऐसा नरसंहार हुआ है, ऐसा एथनिक क्लेंजिंग हुई है, ऐसी जेनोसाइड हुई है, तो बाकी भारत में दंगे ना शुरू हो जाएं, तो इसको छुपा दो। हुआ ही नहीं साहब, कुछ नहीं हुआ। पागल हैं ये लोग, इनके दिमाग खराब हैं। ये अपने आप वहाँ की ठंडी हवाएं छोड़ के अपने घर की, अपने जो इनका ट्रेडिशनल होम्स थे, इनको तो गर्मी में सड़ने की आदत है। लू से मर गए बेचारे, जिनको आदत नहीं थी वो दिल्ली की गर्मी में, जम्मू की तपती धूप में, तंबुओं के नीचे बगैर पंखे, बगैर AC, बगैर इसके वहाँ पे जब उनको रहना पड़ा तो कितने सारे तो बेचारे जो खासकर बूढ़े बूढ़े थे वो तो मर गए लू से। लेकिन ये मजाक, एक तो बोलो ना चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो आप खंजर घोंपो और फिर उसको ट्विस्ट करो अंदर, ये तो खुद भाग के आए हैं। अरे साहब इसको आड़े हाथ लेना, इसकी सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये तमाशा फिर हो सकता है। और मैं एक चीज़ केवल कहना चाहता हूँ कि देखिए ऐसी बिल्कुल सिमिलर स्थिति किश्तवाड़ में हो रही थी जब सन 2000 से 2002 तक मैं वहाँ पे तकरीबन 2.5 साल मैं लगातार था। तो उस टाइम भी वहाँ पे जो थे 40% माइनॉरिटी के लोग थे, हिंदू डोगरा, और 60% ये थे। और उस टाइम जब हमने दबाव डाला टेररिस्ट ग्रुपों पे, मैं वहाँ कमांडर था, सेक्टर कमांडर, तो मैंने जाके बोला कि मेरे को प्यादे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े इनके लीडरान हैं उनको मारा जाए, टेररिस्ट को। तो हमने कोई 30-35 मार दिए 2-3 महीने के अंदर और वहाँ खलबली मच गई पूरे। तो मुझे धमकी दी गई कि बख्शी साहब तेरे को देख लेंगे। और उसके बाद पति महल गाँव में बस से निकाल के उनको ऊपर नाले में ले गए और 5 वहाँ माइनॉरिटी के लोग मारे। उसके बाद ये टागुड़ गांव में 8 जो औरतें बच्चे जो चौगान में जाते हैं मवेशी माल लेके, उनको गांव से भी दूर मारा, क्योंकि गांव में हमने विलेज डिफेंस कमेटीज लगा रखी थी जो हथियार दिए थे पुराने सिपाहियों को। और फिर गुलाबगढ़ में जाके 13 मार दिए साहब, वही चौगान में जाके, और खिलवाड़ किया उनके साथ मारने के पहले।
ये क्या है कलाशनिकोव, ये क्या है गोली, अब खाओ, और धड़ 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 करके वो 5-5, 6-6 साल के बच्चों बच्चियों को मारा उन लोगों ने। 80 साल के बूढ़े, कोई 75 साल की महिला को मार डाला जो बच्चों को लेके ऊपर चौगान में गए थे। और वहाँ से साहब पलायन शुरू हो गया हिंदुओं का। तो उस वक़्त मेरे पास 3000 ट्रूप्स थे और कोई आप समझ लीजिए 11,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पहाड़ी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ 14-15 हज़ार के, वो मेरे को बचाना था। 1 किलोमीटर में एक बंदा रखता तब भी 2/3 खाली रहता। तो मैं समझ गया कि साहब इनका मकसद है कि मैं जाके गांव गांव बचाता रहूं। इस गांव को बचाऊंगा तो वहाँ मारेंगे, उसको मारूंगा तो बचाऊंगा तो यहाँ मारेंगे, तो ये तो काम चलेगा नहीं। तो बड़ी त्राहिमाम हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो खैर मैंने कहा साहब अब मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं इसका निपटान भी करूँगा। जिस गांव में ये हुआ था, मैं एक कंपनी इस पलटन से, एक कंपनी दूसरी पलटन से लेके, अपनी फ़ौज लेके, कोई 30 गाड़ी का काफ़िला लेके मैं गुलाबगढ़ पहुंचा और वहाँ कॉर्डन सर्च शुरू करी। और मैंने कहा बताओ किसने किया। तो 2-3 दिन के थोड़ा कष्ट सहने के बाद लोगों ने मुझे आके, स्थानीय लोगों ने सब हाथ जोड़ के मेरे को बोला साहब हमने नहीं किया। मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा कि आपने किया, आप बताइए किसने किया। तो फिर अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम अबू उमेर, लश्कर तोयबा के 3 हत्यारे इन्होंने किया था। इनके नाम लोगों ने दिए और जो गुज्जर गाइड थे उनके नाम दिए। तो फिर मैंने कहा कि अब सारे जो आपके मेल हैं 16 से 60 तक मुझे स्कूल में चाहिए गुलाबगढ़ के। तो वो आए तो मैंने उनको कहा देखिए कुरान शरीफ में लिखा है कि जिहाद में भी औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। और ये हमने फ़ोटो दिखाई लाशों की, 5 साल के बच्चे, 8 साल की बच्चियाँ, 7 साल के, 12-13 साल के, और जो उनके साथ गए थे दादा दादी उनकी लाशें हमने जब दिखाई तो बोला कि, मैंने कहा क्या है जायज़ है। तो मैंने बोला अब देखिए भाड़ में गए बाकी टेररिस्ट। अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, तुम कान खोल के सुन लो कि फ़ौज अब तुम्हारे पीछे, तुमने फ़ौज की पगड़ी पे हाथ लगाया। तुम कहीं जहन्नुम के जिस भी कोने में जाके छुपोगे, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें कुत्ते की मौत जला के मारूंगा, क्योंकि तुमने अल्लाह ताला की हुक्म मंजूरी की है। अब तुम भाग लो, हम भी वो कि तुम्हें दिखाते हैं पानी में रह के मगरमच्छ से वैर का मतलब क्या होता। ठीक है साहब, ये धमकी दे के मैं वहाँ पे आ गया और मैंने अपनी फ़ौजों को बोला इनको ढूंढ निकालो। और खैर 1 महीने के अंदर हमने उनको घेरा डाल लिया था, इस ग्रुप को। वो जाके छुपे टाटा के जंगल में, वो जंगल में भी नहीं छुपे, जाके जंगल के अंदर एक खुला मैदान था, चौगान जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक झोंपड़ी थी जिसको ये लोग धोक कहते हैं, चीड़ के शेतीरों की बनी हुई, ताकि कोई चुपचाप से फ़ौज इनके आसपास ना आ जाए। जैसे ही हमारी फ़ौज ने घेरा डाला, हमको रेडियो पे इंटरसेप्ट आई, अरे फ़ौज ने अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर को घेर लिया है, वो उनकी खून के प्यासे हैं, बहुत बुरा हाल, कुछ करो फ़ौज का ध्यान बटाओ, कुछ करो, उनको फ़ौज को उनकी जान बचाओ। तो हम समझ गए वो ही है। तो मैंने अपने जो बटालियन कमांडर थे, मैंने कहा बोला किसी हालत में ये बचने नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इनकी लाश। तो हमने वो घेरा डाला हुआ था, हमला किया, अब वहाँ कवर नहीं था, खाली मैदान था, नुकसान हुआ हमको, 2-3 लड़के घायल हो गए वगैरह वगैरह। तो वो कहने लगा सर मुझे तो घेरा हटाना पड़ेगा, मेरा नुकसान बहुत हो गया। मैंने कहा तू बिल्कुल घेरा नहीं छोड़ेगा, मैं आके तेरे लड़के निकाल के अस्पताल पहुंचा दूंगा, लेकिन घेरा नहीं छोड़ना। तो खैर टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर अगले दिन फिर ट्राई किया, फिर नुकसान हुआ। तो मैंने बोला हमला करना बंद करो, थर्मोबारिक फ्लेम थ्रोअर है, बोले ऐसा इस्तेमाल करो। तो बोले साहब कोई सिविलियन हुए तो मैंने बोला आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम इस झोपड़ी को जला रहे हैं, अगर कोई सिविलियन है तो हाथ खड़ा करके बाहर आ जाओ, हम 10 तक गिनेंगे। और कोई नहीं आया। उल्टी वहाँ पे पंजाबी में बड़ी गंदी गंदी गालियाँ माँ बहन की आनी शुरू हो गई। मैंने कहा अब समझ आ गया अंदर कौन है, कश्मीरी है या पाकिस्तान के पंजाबी। तो बोले यस सर। फिर उन्होंने कहा फिर आप इस्तेमाल करो, मैंने आदेश दिया और वो उन्होंने लगाया तो पूरी धोक साहब, एक तो वो तो चीड़
की लकड़ी में गोंद होती है, तो बड़ी जोर से आग पकड़ती। तो वो आग पकड़ी, लपटें 300-400 फुट ऊपर तक गई। बाप रे, मीलों दूर वो तमाशा दिखा। और कोई 2-3 घंटे में जल के वो पूरी झोपड़ी राख हो गई, और जो अंदर थे वो भी राख हो गए। तो जब ठंडी हुई थोड़ी आग, तो फिर लड़के गए वहाँ, देखा तो लाश क्या मिलनी थी वहाँ, तो हड्डियों के थोड़े चूरे, जहाँ ये टांग की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, कपाल होता है, छोटे छोटे वो राख के, सफ़ेद राख के ढेर। और हाँ, उनकी जो AK-47 राइफल्स थी उसकी लकड़ी सब जल गई, और जो लेकिन जो स्टील का जो नली होती है वो बची हुई थी, और जिससे राइफल पता चल रही थी। और इतनी गर्मी थी कि वो मुड़ के ऐसे यू के आकार में हो गई थी, इतनी गर्मी थी। आप अंदाज लगा सकते हैं कैसे भयानक मौत जल के मरे होंगे। तो मैंने बोला इसकी फ़ोटोज़ ले लो। हम वापस उस गांव पहुँचे, गुलाबगढ़ में फिर बुलाए 15 गांव के आसपास के 16 से 60 तक, और फ़ोटो दिखाई। पहले वो जो माइनॉरिटीज़ की लाशें थीं, और उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ दिखाई कि ये अंजाम देखो। तो पहले तो समझ नहीं आया लोगों को, क्योंकि वहाँ तो केवल राख ही राख थी। तो मैंने लेज़र पॉइंटर लेके दिखाया कि ये टांग की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी, ये वो, तो ये रीढ़ की हड्डी है, ये या वो। तो लोग हक्का बक्का रह गए उस वक़्त। तो मैं कहा देखिए, जो खुदा अल्लाह ताला की हुक्म मंजूरी करता है उसका अंजाम ये होता है। सर, अब जब ये फिल्म रिलीज़ हुई है तो बहुत से बुद्धिजीवी बाहर निकल के आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो जेनोसाइड हुआ वो जेनोसाइड नहीं था, वो केवल पलायन था, और आतंकियों ने वो करवाया था। वहाँ के जो लोकल मुस्लिम थे उनका इसमें कोई हाथ नहीं था। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हाथ नहीं था। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो, हाँ, टेररिस्ट ने लीड किए हमले, लेकिन थे कौन? उनके नेबर्स, उनके पड़ोसी, जिन्होंने जाके मारा था। और इसके चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त क्या स्लोगन लग रहे थे वहाँ पे। वो एक आइडेंटिटी वॉर, एक पहचान का युद्ध कर दिया था दो धर्मों के बीच। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है? ये तो आप रॉयटिंग कर रहे हैं साहब। ये तो आप जैसे गुजरात में रॉयट हुई थी, और जैसे वो ट्रेन में डब्बा जलाया था, वैसे आपने तो वही हाल पैदा किया, सूरत हाल। ये कोई दो देशों के बीच में लड़ाई नहीं, ये तो दो धर्मों के बीच में ये जो है एक जिहाद सी बनाकर वो वहाँ के लोगों को बोला कि या तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, बीबियाँ और बेटियाँ छोड़ जाओ। कन्वर्ट रन और डाई। कन्वर्ट रन और डाई। तो ये स्लोगन का क्या मतलब? इसका मतलब लोकल्स का हाथ नहीं था, वहाँ पे था। हाँ, ये मैं मानने को तैयार हूँ कि जो टेररिस्ट ने लीड किया, और मेरा रंजिश ये है कि सरकार ने क्या किया, तत्कालीन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, तत्कालीन सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस पे पर्दा डाला, उन्होंने इसको छुपाया, उन्होंने इनका मजाक उड़ाया। एक तो एक लोगों को घर से बेघर किया, ऊपर से मजाक उड़ाओ कि ये तो पलायन करके आए हैं साहब, ये तो टूरिस्ट हैं, ये दिल्ली की आग सहना चाहते हैं गर्मी के अंदर, ये तो सड़ के मरना चाहते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, ये तो खुद अपनी मर्जी से आए हैं। मतलब इसको बोलते हैं कि जख्मों में नमक छिड़कना, और ये छिड़का गया। और ये साहब, ये नैरेटिव 30 साल लगे हैं बाहर आने में। जब मैं रिटायर हुआ, क्योंकि मैंने आंखों से ये सब होते देखा था, मैं जो किश्तवाड़ की कहानी आपको बता रहा था उसका मैं आपको एंड बताना चाहता हूँ। वहाँ से जो भी हिंदुओं का पलायन हुआ था वो लोग सब वापस आ गए, आज भी अपने घरों में, क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इसको तमाशे को रोकने के लिए। और बस में बता दिया कि ये तमाशा नहीं है कि आप औरतें, बच्चों और बूढ़ों को मारो, आप समझो कि आप बच के हंसते हुए सीटी बजाते निकल जाओगे। अगर ये वादी में किया होता उस टाइम, तो क्या ये लोग भागते? ये लोग वहीं होते, अपने ही घरों में होते। आज तो इनके घर भी लोगों ने ले लिए हैं, जला दिए हैं, ये सब कर दिए हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग? मैं समझता हूँ अब इनको सरकार को एज अ पॉलिसी वापस भेजना चाहिए प्रोटेक्टेड कैंप्स में, ताकि वहाँ नहीं कि फिर जाके उनके, क्योंकि 2-3 बारी वापस भेजने की कोशिश करी, जब भी भेजा नंदी मर्ग का मैसेकर, ये मैसेकर, वो मैसेकर, भून डाले, 30-30, 40-40 इन्होंने मार डाले।
टेररिस्टों ने। तो अब जो है इनको वहाँ वापस भेजना चाहिए। ये इज़्ज़त का सवाल है, देश की इज़्ज़त का सवाल है, आबरू का सवाल है। उनको अपने घरों को वापस भेजना चाहिए, प्रोटेक्टेड कैंप्स में भेजना चाहिए। इनमें जो लड़के अच्छे हैं उनको, जैसे हमने डोगरा वीडीसीज, विलेज डिफेंस कमेटीज़ को 303 राइफल्स दी थी, हथियार दिए थे, इनको हथियार इशू होने चाहिए अपने बचाव के लिए। सर, जैसा आपने बताया कि किश्तवाड़ में आपने जब वो एक्शन लिया तो उसके बाद हिंदू वापस वहाँ पर विस्थापित हो गए। क्या आपको लगता है कि उस समय जनवरी 1990 में जब ये हुआ था सारा, तो उस समय भी सेना वहाँ पर थी, लेकिन क्या सेना के हाथ बांध दिए गए थे जो इस तरह का नरसंहार वहाँ पर हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तो चाहते थे कि सेना भी निकल जाए और हम दे दें चुपचाप से, और वाहवाही लें अमेरिका की और इंग्लैंड की कि हाँ साहब देखो इन्होंने कितने आवाज़ सुनी है वहाँ के आवाम की, और ये वो बकवास। वो तो फौज को जाने को कह रहे थे, वो तो हमारे फौज ने जाने से मना कर दिया, और क्योंकि सारी पुलिस ये सब लोग मिले जुले थे उनके साथ, तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ साहब, और फौज को कुछ करने नहीं दिया। फौज ने भी, फिर हमने भी उस वक्त काफ़ी जो थी, एक तो फौज की इतनी नहीं थी जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी, फिर बहुत भेजी हमने और राष्ट्रीय राइफल्स रेज करी, फिर जाके ये स्थिति को संभाला। और मैंने बताया कि 3-4 साल में हमने JKLF का फौज ने सफाया कर दिया था, लेकिन तब तक लेट हो चुका था क्योंकि ये तो बेचारे जा चुके थे। और जाने के बाद ऐसा एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया इनके लिए कि वापस आओ तो मार डालेंगे, तो इनको वापस नहीं जाने दिया। और सरकार भी हाथ पे हाथ धरी बैठ गई कि साहब ये तो हम तो सेक्युलर हैं। सेक्युलर है कि मतलब एक तबके को मारा जाए, उसको मारना जायज़ है, उसके साथ रेप करना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, हम सेक्युलर है। ये क्या बकवास सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है, क्या बकवास है ये। और अब ये जो असलियत है इसको लाया गया है दुनिया के सामने। एक पहले भी फिल्म बनी थी जिसमें सारे जो हमारे लिबरल तबका जो है वो कूद कूद के पड़ा था बताने की कि सब ये तो टूरिस्ट थे, ये टूरिस्ट चले गए वहाँ से। बकवास। एक तो आप ऐसा हत्याकांड करो, एक तो आप ऐसा अत्याचार करो, ऊपर से उसका मजाक बनाओ, परिहास करो इनके ऊपर, जिनकी दुख दर्द में जो रह रहे हैं उनका परिहास करो। और मैं बता रहा हूँ साहब, जब मैं रिटायर हुआ तो एक आवाज़ थी GD बख्शी की जो अकेले में बोल रही थी, किसी की हिम्मत नहीं थी ये बोलने की। कांग्रेस की सरकार थी उन दिनों, जा के मैंने बोला, और पंडित कम्युनिटी से मेरे को उनको बहुत ग्रैटिट्यूड मिला, बहुत उन्होंने इज्जत बख्शी बेचारों ने, क्योंकि साहब एक है बंदा जो बोल रहा है उस वक़्त। अब तो खैर, अब तो जनता जनार्दन की आवाज़ है, क्योंकि अब सबको असलियत का पता चला है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अग्निहोत्री जी को कि उन्होंने सत्य को उजागर किया है। सत्य को आप कुछ देर तक दबा सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। सत्यमेव जयते। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी पहला कदम है। दूसरा कदम होना चाहिए वापस विस्थापित उनको वहाँ स्थापित करने का, अपनी सरजमी में, अपनी उस मातृभूमि में जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ उनके पुरखों की राख पड़ी है, उनके रिमेन्स हैं, जहाँ उनके मंदिर है जिनको तोड़ ताड़ दिया गया। उस वक़्त तो बात नहीं हुई किसी खास एक स्ट्रक्चर की, ढांचे की, बड़ी बात हो रही थी, रो रो के मर गए थे लोग। वहाँ जो कितने सैकड़ों जो तोड़ दिए थे मंदिर, उसका कुछ नहीं। तो ये जो हिपोक्रिटिकल नैरेटिव है, एक तरफा बयान की एट्रोसिटी तभी होती है जबकि किसी एक तबके के खिलाफ की जाए। हाँ, अगर हिंदू हैं मार डालो, रेप कर दो, घर जला दो, मंदिर तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सर, आज बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है और कांग्रेस बीजेपी के ऊपर लगा रही है, लेकिन दिसंबर 1989 में वीपी सरकार आई और वीपी सिंह की जी सरकार आई। उस दौरान 85 जो एमपीज थे वो सपोर्ट थे बीजेपी के। आप बताएं ज़रा कि क्या ये जो नरसंहार हुआ या जो भगाया गया कश्मीरी पंडितों को, वो केवल 1 महीने के अंदर ये सारा सेट हो गया या बहुत पहले से इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी, इसकी रूपरेखा नहीं, 2-3 साल से ये चीज़ पनप रही थी, प्लान हो रही थी। मस्जिदों में भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे, लोगों को उकसाया जा रहा था, लोगों के जहन में जहर भरा जा रहा था। जहर। पाकिस्तान से टेप्स आए थे मौलाना मसूद अजहर के, और वो टेप मैंने सुने हैं। अरे साहब, रोंगटे आपके खड़े हो जाएं सुन के। ऐसी भद्दी भद्दी गालियाँ, ऐसा उकसाना,
ये अब क्या क्या मैं बोलूँ, उसको तो दोहराना मुश्किल है। पेशाब पीने वाले फलां फलां, ये वाह वो, इनको ये करो वो करो, मतलब ऐसे हर फ्राइडे को अगर आपको ये सुनने को मिले तो भड़क कोई भी जाएगा। और भड़काया उन्होंने आम आवाम को। टेररिस्ट तो अलग है साहब, आम आवाम को भड़का के ऐसा माहौल पैदा किया जहर का, सांप्रदायिक जहर का, कि ये तो नेचुरल डिनाउमेंट थी उसकी कि ये तो होना ही था आज नहीं तो कल। और 1990 में जब कोई पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, ये ट्रेन होके वापस आए JKLF के, जो पहली खप दूसरी खप यासिन मलिक जैसे मर्डरर्स, तो इन्होंने आते ही शुरू किया, आते ही पहला काम ये शुरू किया। और उससे ऐसा हाहाकार मच गया। ये अब ये पंडित कम्युनिटी पेट्रियाटिक थे, ये अपना देश का ऐसे लोगों के बारे में, टेररिस्टों के बारे में वो खबर भी दे रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो ये तो उन्होंने बदला लेने की कोशिश करी और बदले के तहत सरकार चुप बैठी रही। अरे साहब, जो आपकी मदद कर रहा है अगर आप उसको बचा नहीं सकते तो आप क्या सरकार। और VP सिंह साहब, ये बात दूसरी है कि उनको बाहर का सपोर्ट था इनका, वो लेकिन VP सिंह साहब ने तो अपने होम मिनिस्टर चुने थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उनका तो अपना ही रंग था। और जो उन्होंने किया है एक खास धर्म विशेष को नष्ट करने के लिए, क्या इतिहास नहीं क्या इतिहास गवाह नहीं है उसका? जो उन्होंने किया, मंडल आयोग, ये आयोग वो आयोग, ये कर के किसी तरह तोड़ा जाए, और फिर बीजेपी को सपोर्ट वापस लेना पड़ा था। ये तो वैसा ही हुआ था, इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ भी सरकार बनाई थी। आफ्टर ऑल इतना तंग किया, इतना तंग किया, इतना तंग किया कि इनको हाथ जोड़ के निकलना पड़ा, उसको हटाना पड़ा। और ये देखिए, तो पॉलिटिक्स में कई बारी ये पॉलिटिक्स के नाम पे जो है ऐसी अनप्रिंसिपल्ड अलायंसेस जो हैं वो चलती नहीं। सर, ये फिल्म बनी है, इसमें बहुत से ऐसे दृश्य हैं जो रियल हैं बिल्कुल, जैसे कि कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो उस समय यासीन मलिक के साथ एक्टिविस्ट थी, उनके फोटोग्राफ्स हैं, या जिस टेररिस्ट ने कबूल किया था कि उसने 20-25 कश्मीरी पंडितों का मर्डर किया है, सबसे पहले सतीश का मर्डर किया था, उन चीज़ों को तथ्य बनाकर इस फिल्म में पेश किया गया है। तो क्या लगता है आपको, जब ये फिल्म बनी है तो बहुत से लोगों को मिर्ची लग रही है और वो इसका विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? इसलिए कर रहे हैं कि साहब उनका पर्दाफाश हुआ है, इसलिए कर रहे हैं साहब कि जनता जनार्दन के सामने उनकी जो सांप्रदायिक हवस है वो नंगी हो गई, वो सबके सामने पेश हुआ है कि इनकी असलियत क्या है, असली चेहरा क्या है। जो बड़े अदब से बात करने की कोशिश करते हैं टीवी चैनलों पे, बड़ा अपने आप को बुद्धिजीवी दिखाते हैं, वो हैं कौन? वो हैं कौन? ये JNU वाले और ये जो नाटकीय ये जो तमाशबीन, जो दे रगड़ा, भारत सरकार दे रगड़ा, इंडियन आर्मी दे रगड़ा। अरे रगड़, तुम हथियार उठा के देखो, तुमको बताते हैं रगड़ा कौन देता है किसको। ये अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, मतलब कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मार डालेंगे जाके। तो मतलब आपका बाप का राज है ये, मतलब ये क्या है? यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं रह गई कि ऐसे लोग जाके हम सुप्रीम कोर्ट के जज को मार देंगे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। होते कौन हो? हथियार तो चला के दिखाओ। और जब पकड़े जाते होते, नहीं मैंने नहीं बोला। एक और तमाशबीन थे वहाँ के, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते थे और पहली इलेक्शन में वो उनको दे रगड़ा वहाँ के लोगों ने दिया। तो ये ना एक नैरेटिव बना के रखा हुआ है साहब, सेक्युलरिज्म के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे एक नैरेटिव बनाया है कि साहब जिहाद जायज़ है, एक खास तबके को मारना बिल्कुल जायज़ है, उनकी औरतों की इज्जत लूटना बिल्कुल जायज़ है, मंदिर तोड़ना जलाना बिल्कुल जायज़ है। हाँ, अगर आपने उनको कुछ कहा तो वो एट्रॉसिटी है, ह्यूमन राइट वायलेशन है। मतलब इंसान, ह्यूमन राइट एक ही तबका रह गया इधर पे, बाकी सब तो डंगर हैं, जानवर हैं, भेड़ बकरी हैं, जब चाहे मार डालो, जब इनका मन करे मार डाले। मतलब ये क्या बकवास है? ये कब तक चलेगा? दिस कैनॉट स्टैंड। यू नो, धर्मनिरपेक्ष सरकार मतलब सर्वधर्म समभाव। हम किसी से भेदभाव नहीं करते। अब आप नमाज पढ़ें, अपनी ज़रूर पढ़ें, अल्लाह ताला की दुआ करें, ज़रूर करें, लोग भी आपका साथ देंगे।
लेकिन अगर आप इस तरह के नरसंहार करें और आप समझे कि साहब ये चुपचाप से सह लिया जाएगा, ये तो नहीं होगा, इसकी बात भी नहीं की जाएगी। अब बात खुलकर होगी, क्योंकि असलियत फेस करना जरूरी है। सर, धारा 370 हटाई है बीजेपी सरकार ने, क्या ये कदम है एक कि जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे उनको वापस बसाने? अरे साहब, ये कदम तो आज से 70 साल पहले ले लिया जाना चाहिए था। ये कदम तो होना ही नहीं चाहिए था। ये तो नेहरू जी की देन है जो हमको ये मिल गया। उस वक्त आपको याद होगा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वो नेहरू के पास आया कि मेरे को ये चाहिए, गारंटी वो चाहिए, मैंने आपकी मदद की है, मैं आ गया हूँ भारत के अंदर, लेकिन मैं तो बेसरताज बादशाह बनना चाहता हूँ वहाँ पे। और फिर उसने नेहरू जी को ही जो गुल खिला के दिखाए, वो तो खैर दूसरी बात है, लेकिन उस वक्त नेहरू जी ने उसको बोला, अच्छा तेरे को 370 जैसा कुछ चाहिए, जा अम्बेडकर के पास जा। डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर के पास वो गए, जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने बड़े ध्यान से शेख अब्दुल्ला को सुना और उसके बाद क्या मालूम क्या बोले। मतलब ये बहुत पढ़े लिखे इंसान, हमारे संविधान के निर्माता, क्या कहा था उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को? उन्होंने कहा, तुम चाहते हो कि भारत तुम्हारे सड़कें बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, पुल बनाए, और उसके रिटर्न में भारतीय नागरिकों का कोई अधिकार वहां पे ना हो। जिस टैक्स पेयर के पैसे से तुम ये सब बनवाना चाहते हो उसका कोई अधिकार नहीं होगा। दिस इज ट्रेचरी, ये गद्दारी है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। आउट ऑफ माई ऑफिस। वो ना ऑफिस के उठा के बाहर फेंक दिया इसको। अपना मुंह लटका के रोते हैं कि तुम्हारा लॉ मिनिस्टर नहीं सुनता, तुम्हारी नहीं सुन रहा। तो फिर उन्होंने गोपाल स्वामी अयंगर के पास भेजा, जिसने ये ड्राफ्ट की, और ये हमारे सर थोपी विदाउट डिस्कशन इन पार्लियामेंट, ये बैकडोर से हमारे ऊपर थोपा गया 370 35 से वगैरह बकवास। ये कोई 70-75 साल पे होना ही नहीं चाहिए था। अव्वल तो हो गया था, ऐसे ही चोट लगाई थी संविधान पे, तो उसको जल्द से जल्द हटा देना चाहिए था। टेम्पररी प्रोविजन थी, इतने 75 साल लगे उसको हटाने में। बट ये बहुत सही कदम, देर आए दुरुस्त आए, और अब इसको इट शुड बी फॉलोड थ्रू टू द नेचुरल कंक्लूजन। ये इनको किसी को घबरा नहीं जाना चाहिए इनकी चैं चैं चिल्लकाओं से, क्योंकि चिल्लाने में बड़े तेज हैं और इनको बाहर से बड़े लोग सपोर्ट करते हैं, कोई खास देशों से बड़े पैसे आते हैं। तो ये अब जो है असलियत हमको असर्ट करनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ असर्ट करना चाहिए, कानून की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अगर किसी ने 25 लोगों को मारा है, निर्दोष निहत्थे लोगों को, और वो टैं टैं कर रहा है कि मैंने मारा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और कार्रवाई तो दरकनार यहाँ तो हुआ ही नहीं साहब। ना मैंने गांधी जी के बंदर हैं, ना हम बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं, ना हम बुरा कहते हैं, ना हम किसी को सजा देते हैं। ये तो जायज़ है। ये तो पर्यटक थे, टूरिस्ट थे वहाँ घाटी में, 5000 साल से वहाँ है, टूरिस्ट थे घाटी में। और अब ये पर्दाफाश हुआ है। अब मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप सरकार को अब लेना चाहिए, कि नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ये है साहब कि जिस तरह रशिया ने सूत लगाई है यूक्रेन में, वैसे हमको पीओके पकड़ना चाहिए। ठीक है साहब? वैसे पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने चाहिए। ठीक है साहब? और आप करेंगे तो ये सारा ये तमाशा जो है, हर आए दिन जो चिल्लकाओं शुरू हो जाती है, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये, वो सब ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और आपको कश्मीरी पंडितों को उनके एंसेस्ट्रल लैंड में वापस पहुंचा के ही ये जस्टिस हो सकता है पूरा। जिस आबो हवा में, ठंडी आबो हवा में वो पैदा हुए, जिसकी शीतल हवाएं उन्होंने पूरे अपने सदियों तक जिनका आनंद लिया, उनको वापस अपनी जन्मभूमि में भेजना चाहिए, लेकिन विद प्रोटेक्शन। ताकि ये नहीं कि लाइक बलि के बकरों की तरह भेजा जाए कि फिर 30-35 मरे और बाकी फिर पलायन शुरू हो। वो तो परिहास होगा भारत की सरकार का, भारत की ताकत का। तो वी हैव टू सेंड देम बैक टू वेयर दे बिलोंग। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सभ्य व्यवहार नहीं है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा करें। मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ के जो आवाम है
वो भी ये नहीं चाहते थे, वो भी डर के मारे, ये मुट्ठी भर लोग जहाँ हथियार उठा लेते हैं तो जो शरीफ लोग हैं वो चुपचाप दुम दबा के डर जाते हैं और उनकी कहे पे चलना शुरू होते हैं। पंजाब में हमने ये देखा जब टेररिस्ट मूवमेंट आई थी, JNK में भी तकरीबन ये हुआ। अब टाइम है जो साइलेंट मेजॉरिटी अपने आप को असर्ट करे कि हम तो साहब चैन से जीना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी नौकरियां दिलवाना चाहते हैं। आप ऐसे चीज़ों में ध्यान लगाओ, ना कि खुरापात में, मार काट में, जिहाद करने में। आउट ऑफ डेट हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब के विचार आपने सुने। अगर आपको ये इनके विचार आपको लगा हो सच्चाई हैं, तो आपसे अपील है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।